गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोजन व्युत्पन्न इसके अंतर्गत एल्किल हैलाइड का विरचन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल आपको बताया था कि हम एल्किल हैलाइड का विरचन या निर्माण की विधियों में एल्कोहलों से और एल्कोहलों की हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से, तो हम एल्कोहल की हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड निर्माण की सामान्य अभिक्रिया का अध्ययन कल किया था। अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं एल्कोहल ROH, ये होता है एल्कोहल प्लस हेलोजन अम्ल। हेलोजन अम्लों को लिखा जाता है HX से, और यहां पर है X है, ये Cl Br I ये हो सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया से अब क्या होगा, एल्कोहल का OH अम्ल के H के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है, और RX के साथ क्रिया करके RX R एल्किल X हैलाइड, तो ये बन जाता है एल्किल हैलाइड प्लस H2O। अब हम देखते हैं कि एल्कोहल से हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, तो इसमें यदि हम जैसे कल आपको बताया था कि एल्किल क्लोराइड है, इसको बनाना है, तो हम एल्कोहल की अभिक्रिया यहां पर हेलोजन अम्ल है इसके रूप में, जैसे हमने यहां X की जगह Cl Br I लिखा है, तो एक तो हेलोजन अम्ल हो गया HCl, एक हो गया HBr और एक हो गया HI। तो हम देखते हैं कि HCl HBr HI है, ये एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, ये बनाएगा एल्किल ब्रोमाइड, और ये बनाएगा एल्किल आयोडाइड बनेगा। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को देखते हैं ROH प्लस हेलोजन अम्ल के रूप में सांद्र HCl, और यहां उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं निर्जल ZnCl2। तो अब इसकी क्रिया से तो क्या होगा, एल्कोहल है, इसका OH अम्ल के H के साथ क्रिया करके H2 बना लेगा, और ये R है, Cl के साथ क्रिया करके RCl बना देगा, RCl प्लस H2O, तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब यहां पर हम R की जगह है एल्किल समूह के अंदर, जैसे हमने लिया C2H5OH, इसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल, और इसका ये सामान्य नाम है। अगर IPC नेम लिखना चाहो तो ये है एथेन 1-ऑल, अर्थात एथेनॉल प्लस कंसंट्रेट HCl सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, इसकी अभिक्रिया से बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O, और ये हो गया एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम अगर एल्किल क्लोराइड एल्कोहल से बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हेलोजन अम्ल के रूप में सांद्र HCl लेते हैं, और इस अभिक्रिया में हम एक उत्प्रेरक है वो निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इसका उपयोग करते हैं। अब क्या होता है कि एल्कोहल हैं, इनकी क्रियाशीलता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इनकी अलग अलग होती है। हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता भी भिन्न भिन्न होती है। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता है एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम हम देखते हैं। प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होंगे, और द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल है,
उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो यदि हम इस अभिक्रिया को हम एल्कोहल लेते हैं, यदि हमने सांद्र HCl के साथ में प्राथमिक एल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होगी। और यदि द्वितीयक एल्कोहल ले लिया तो अभिक्रिया उससे थोड़ी तेज गति से होगी। और तृतीयक एल्कोहल ले लिया तो अभिक्रिया और अधिक तेज गति से संपन्न हो जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया है इसको एक तरह से ग्रुप प्रक्रम भी कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर अर्थात विभेद बताने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर परख नली के अंदर अगर हमने मान लो ये A, ये B और C 3 टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एल्कोहल डाल दिया और यदि एल्कोहल डाल करके उसमें सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 इसका मिश्रण है, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। इस मिश्रण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसको लिखा जाता है लुकास अभिकर्मक। अर्थात लुकास अभिकर्मक की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों के अंदर विभेद कर सकते हैं अर्थात अंतर बता सकते हैं। मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब है A, B, C, इनके अंदर हम लुकास अभिकर्मक अर्थात सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 इसका मिश्रण इनमें डालते हैं। मान लीजिए हमने इस A टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर तुरंत ही B में डाल दिया, फिर उसके बाद में C में डाल दिया और यदि हम देखते हैं कि यदि A के अंदर कोई प्रकार की क्रिया नहीं हुई, जैसा मिश्रण है वैसे वैसा रह गया, और B के अंदर ये हो गया, इसके अंदर तुरंत श्वेत अवक्षेप बन गया, और C टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके अंदर ये रहेगा कि 5 मिनट पश्चात श्वेत अवक्षेप आता है। तो इस 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर A, B, C के अंदर इनमें कौन कौन से एल्कोहल डाले गए हैं, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता तृतीयक की सबसे ज्यादा रहेगी लुकास अभिकर्मक के साथ। तो B बोतल टेस्ट ट्यूब के अंदर जो तुरंत श्वेत अवक्षेप आया है तो ये प्रदर्शित करता है कि B टेस्ट ट्यूब के अंदर तृतीयक एल्कोहल है और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण वो तुरंत ही लुकास अभिकर्मक के साथ में श्वेत अवक्षेप टर्बिडिटी इस प्रकार का दिखाई देता है। और उसके बाद में क्रियाशीलता द्वितीयक की कम होती है, तो इस कारण से द्वितीयक एल्कोहल है वो 5 मिनट पश्चात लुकास अभिकर्मक के साथ में श्वेत अवक्षेप देते हैं, जबकि प्राथमिक एल्कोहल है सबसे कम क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशीलता के कारण ये तुरंत श्वेत या 5 मिनट बाद तक श्वेत अवक्षेप नहीं देते हैं। ये 30 मिनट पश्चात लगभग आधे घंटे पश्चात ये श्वेत अवक्षेप देते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि तृतीयक एल्कोहल है वो आसानी से कमरे के ताप पर क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बना लेते हैं लुकास अभिकर्मक के साथ में, और द्वितीयक एल्कोहल है वो 5 मिनट बाद में। तृतीयक एल्कोहल को यदि हम चेक करना होता है तो यदि हम उसको गर्म करते हैं तब जाकर के हमें उसमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, अन्यथा वो आधे घंटे या 30 मिनट पश्चात उसे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद के लिए कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया को हम अगले चैप्टर उसके अंदर भी इसका उपयोग पढ़ेंगे, तो एल्कोहल में विभेद के लिए आगे ये चैप्टर और काम आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि एल्किल क्लोराइड है, इसके अलावा हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड है उनको कैसे प्राप्त करेंगे। तो कल आपको थोड़ा वो बता दिया था मैंने कि हेलोजन अम्लों में HCl, HBr और HI इनके अंदर जो क्रियाशीलता का क्रम होता है HCl से अधिक क्रियाशील होता है HBr और HBr से अधिक क्रियाशील होता है HI। तो HBr और HI अधिक क्रियाशील होने के कारण ये आसानी से
वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं। इस कारण से हम इन अम्लों को पहले से बना करके नहीं रख सकते। तो अब इन अम्लों का उपयोग कैसे करें, कैसे इससे हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि हम इन अम्लों को अभिक्रिया माध्यम में अर्थात अभिक्रिया के दौरान ही इन अम्लों का निर्माण किया जाएगा, ताकि वो तुरंत एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड बना सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है, और एल्किल आयोडाइड हैलोजन अम्ल के रूप में लेकर के करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इनको बनाने के लिए HBr बनाने के लिए हम NaBr और HI बनाने के लिए NaI, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इन दोनों की अभिक्रिया हम H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे। यदि हम सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया NaBr के साथ करेंगे तो HBr बनेगा, और HBr है यहाँ पर जैसे देगा वो एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बना लेगा। इसी प्रकार से सोडियम आयोडाइड NaI है, वो सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करेगा और उसकी क्रिया से HI बनेगा, और HI है वो एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनेगा। तो इन दोनों अम्लों का उपयोग है हम बना करके नहीं करके अभिक्रिया के माध्यम में या अभिक्रिया के दौरान ही इनका निर्माण किया जाता है। इन चीजों को आप एक बार नोट्स कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल की हैलोजन अम्ल के साथ हमने एल्किल क्लोराइड बना दिया, और अब बनाएंगे हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण। अब एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हैलोजन अम्ल के रूप में HBr है, और आपको बता दें HBr अस्थायी होता है, तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम NaBr की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं। अब क्या होगा कि NaBr H2SO4 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके पास में प्रतिस्थापनीय 2 प्रोटॉन होते हैं, ये अर्थात एक 2 प्रोटॉन आसानी से त्याग सकता है। अगर हम एक प्रोटॉन देते हैं तो ये तो बन जाएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन त्यागेगा, इस Br से क्रिया करेगा, तो ये क्या बन जाएगा HBr, और ये है Na है इस HSO4 में जुड़ जाएगा, तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब ये जो HBr है ये एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा ROH प्लस HBr, और इसकी क्रिया से वो बन जाएगा RBr प्लस H2O बन जाएगा, तो ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इस अभिक्रिया को, दोनों अभिक्रिया को एक योग के रूप में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और ऐसे अगर हम देखते हैं सांद्र H2SO4 के पास में जब देने के लिए 2 प्रोटॉन होते हैं, H+ आयन 2 H+ आयन दे सकता है, तो वो अगर हम एक के साथ अभिक्रिया भी लिख सकते हैं NaBr के साथ में, और 2 के साथ में भी लिख सकते हैं, और एक के साथ लिखे फिर इनका योग करते हैं। अगर हम एक अभिक्रिया लिखनी हो तो क्या होता है कि दोनों अभिक्रियाओं का योग कर लिया जाता है। अब योग के अंदर क्या होता है कि अगर जो दोनों ओर स्थित हो उनको आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे HBr इधर भी है और HBr इधर भी है, तो अभी क्या होगा ROH। देखो पहले हमेशा मुख्य जो यौगिक होता है अभिक्रिया के अंदर काम आता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा NaBr प्लस H2SO4, और इसकी क्रिया से बनने वाला पहले ही आ जाएगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O,
तो ये एल्किल ब्रोमाइड। आप इन दोनों अभिक्रिया को अलग अलग भी लिख सकते हो और दोनों का योग करके एक अभिक्रिया भी लिख सकते हो। और इसमें एक ये भी है कि यदि आपने इसी अभिक्रिया को मैं यदि H2SO4 है वो दो NaBr के साथ क्रिया करता है, जैसे NaBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4, तो इसकी क्रिया में क्या होगा, पहले ये बनेगा फिर वापस एक ये बन गया, जैसे HBr प्लस NaHSO4 ये बन गया। फिर क्या होगा कि NaBr है दूसरा अणु, वो NaHSO4 के साथ ये अथवा की अभिक्रिया रहेगी, इसके साथ क्रिया करेगा तो ये एक और बन जाएगा HBr। क्यों, इसके पास एक प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन है, वो HBr के साथ क्रिया करके HBr बना लिया और एक बन गया Na2SO4। तो इस प्रकार से हम ये लिख दिया। अब क्या होगा कि ये दो HBr बने हैं, ये दोनों HBr एल्कोहल के दो अणु के साथ ROH प्लस 2HBr इसके साथ क्रिया करेगा 2RBr प्लस 2H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये वाली अभिक्रिया है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको दूसरों में अलग अलग स्टेप में लेकर के भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि HBr और HBr 2HBr इधर भी है 2HBr इधर भी है, इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे, बाकी के अंदर हम लिखेंगे कि पहले लिख दिया 2ROH पहले ये लिखा प्लस एक रे 2 2NaBr प्लस एक ही H2SO4 है कंसंट्रेट और ये लिख दिया H2SO4 इज इक्वल टू, अब क्या बन जाएगा, हम यहाँ से HBr कैंसिल हो गया, ये बन गया ये बन गया, तो अब ये इधर है और यहाँ पर ये इधर इसमें अभिक्रिया में काम आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2HBr से ये 2HBr कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया 2RBr प्लस 2H2O प्लस Na2SO4। तो हम इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एल्कोहल से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से हम अगर हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो हम NaBr की जगह NaI सोडियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे और उसकी क्रिया से बनेगा HI और HI हेलोजन अम्ल है, वो क्रिया करेगा एल्कोहल के साथ में और एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनेगा एल्किल आयोडाइड बनाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि ये NaI प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ये होगा HI प्लस NaHSO4। तो अभिक्रिया के अंदर ही हमें हेलोजन आयोडाइड HI या आयोडिक अम्ल बोल सकते हैं, ये प्राप्त हो गया। इस HI की अभिक्रिया है ROH प्लस HI, इसकी क्रिया से बनेगा RI प्लस H2O, तो एल्किल आयोडाइड बन गया। तो इस तरह से हम एल्किल क्लोराइड एल्कोहल से हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड ये प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी आप नोटेट दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने एल्किल हैलाइड का विभाजन एल्कोहल से कर लिया, तो एल्कोहल की पहले पढ़ी थी हमने हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। अब पढ़ेंगे अगर हम एल्कोहल की
की अभिक्रिया है वो अगर फास्फोरस के हैलाइड से कराते हैं तो उससे भी हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे। तो एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया से तो हम देखते हैं कि फास्फोरस के हैलाइड हैं वो एल्कोहलों के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अब फास्फोरस के हैलाइड कितने होते हैं तो हमें फास्फोरस के हैलाइड देखने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है। तो फास्फोरस की संयोजकता है वो एक तो होती है +3 और एक होती है +5। ठीक है, अगर ऐसी है तो फास्फोरस के साथ में अगर हम क्लोराइड है तो PCl3 बन जाएगा 3 संयोजकता से और 5 संयोजकता से क्या बन जाएगा PCl5 बन जाएगा। तो हमें इन दोनों यौगिकों की सहायता से फास्फोरस के हैलाइड है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से पहला क्रम लिखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो हम देखते हैं कि जैसे एल्कोहल है ROH प्लस ट्राइक्लोराइड है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये एल्कोहल है इसके साथ क्रिया करके ये बनाएगा RCl प्लस H3PO3 फास्फोरस अम्ल बना लेगा। अब ये अभिक्रिया है इसको हमें संतुलित करना है तो हम क्या करते हैं इस अभिक्रिया को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिख दिया P सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl PCl3 हो गया। और यदि हमने लिखा ROH 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 तो इसमें PCl3 का एक Cl एल्कोहल के एक अणु के साथ क्रिया करके ये RCl बना लेता है। तो इस तरह से 3 Cl हैं PCl3 के पास में वो 3 R के साथ एल्कोहल अणु के R के साथ एल्किल समूह के साथ क्रिया करके क्या बना लिया 3RCl बना लिया एल्किल क्लोराइड। प्लस अब ये जो बच गया तो 1 2 3 H3P 1 2 3 H3PO3 H3PO3 तो ये एक ऐसा तरीका जिससे हम संतुलित करने में आसानी रहती है। तो हम देखते हैं कि PCl3 का एक अणु ले लिया हमने और एल्कोहल के हमने यहाँ 3 लिए तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि RCl एल्किल क्लोराइड कितने हमें प्राप्त हुए 3 प्राप्त हुए। तो इस तरह से एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब लेंगे हम दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। तो अब ये PCl5 है वो भी एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाएगा। तो एल्कोहल ROH प्लस PCl5 और ये बन जाएगा RCl एल्किल क्लोराइड फिर बन जाएगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl तो ये एल्किल क्लोराइड बन गया इससे। इसी अभिक्रिया को हम दूसरे रूप में कि इसमें बंध है वो किस तरह से टूटते हैं इसके बारे में भी हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। जैसे एल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5 है तो P सिंगल बॉन्ड Cl 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 तो ये PCl5 है और ये ROH है एल्कोहल PCl5 के साथ ये इस तरह से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब क्या बन गया ये तो बंध टूटेगा तो क्या बनेगा RCl R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस ये बन जाएगा POCl3 POCl3
और ये बन जाएगा HCl, ये लिख दिया HCl। तो इस प्रकार से हम फास्फोरस के दो हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, ये दोनों एल्कोहलों के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। अब ये होता है कि प्रश्न है कि इससे अगर हम क्लोराइड बना लेंगे तो हम ब्रोमाइड और आयोडाइड ये क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है कि PbR3 PbR5 ये थोड़े अस्थायी होते हैं, तो इस कारण से हम उनका यहाँ पर उपयोग में काम में नहीं लेते हैं। इसलिए हम केवल क्लोराइड है जो अधिक स्थायी यौगिक है, इनकी क्रिया से ही अगर हम एल्कोहल से करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज को नोटेट कर लीजिए। अब हम इसी अभिक्रिया के आगे फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया से हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त किया। अब तीसरी रिएक्शन एल्कोहलों की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन के साथ अभिक्रिया से अब हम देखते हैं कि लाल फास्फोरस इसकी उपस्थिति में अगर कोई भी हम हेलोजन है और हेलोजन के रूप में हम लेंगे यहाँ पर हम Br और I और ये लेकर के यदि हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होंगे। तो इस अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे? एल्कोहल ROH, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया रेड बी लाल फास्फोरस प्लस X2, X हेलोजन के लिए लिखा जाता है, और यहाँ पर X हेलोजन के रूप में हम यहाँ पर लेंगे Cl और Br ही काम में लेंगे, क्योंकि F2 अगर काम में ले लिया हमने, X2 की जगह F2 ले लिया फ्लोरीन, तो इसकी प्रकृति विस्फोटक होती है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। और अगर हमने I2 लिया है तो I2 की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। दूसरी कि ये अभिक्रिया है एक तरह से उत्क्रमणीय होती है, तो इसमें हमें एल्किल आयोडाइड है इसकी लब्धि भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए इस अभिक्रिया में केवल हम एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हेलोजन है, इसके साथ क्रिया कर ली तो ये क्या बनेगा? RX एल्किल हैलाइड। अगर इस अभिक्रिया को हम दूसरे रूप में देखें, ये अभिक्रिया होती कैसे है? लाल फास्फोरस है, इसको लिखा जाता है हम P4 से, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को लिखते हैं कि H2O तो 2 आता है, किसी को O2 लिखते हैं, किसी को H2 लिखते हैं, किसी को हम O3 लिखते हैं। तो ओजोन को हमने O3 से व्यक्त किया है और ऑक्सीजन को हमने O2 से व्यक्त किया है, हाइड्रोजन को हमने O2 से व्यक्त किया है। तो ऐसे ही हम लाल फास्फोरस है उसको हम P4 से, क्योंकि यहाँ पर इसकी संयोजकता होती है 3, ये इस तरह से। तो प्रत्येक फास्फोरस परमाणु, 4 फास्फोरस परमाणु है, वो परस्पर 3 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये संरचना क्या होती है, इसमें बंध तनाव अधिक होता है, कोण कम होने के कारण बंध तनाव अधिक होगा तो ये अधिक क्रियाशील होगा। तो ये लाल फास्फोरस है, ये X2 के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? PX3 बना लेगा। अब इसको यदि हम संतुलित करते हैं तो ये फास्फोरस 4 है, ये लिख दिया हमने 4, और यहाँ पर हेलोजन है, ये हो गया 12, तो हमने ये लिख दिया 6। अब जो ये PX3 है, ये PX3 क्या करेगा? एल्कोहल ROH के साथ क्रिया करेगा, PX
3। तो हमने अभी पढ़ा था कि एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया में, तो यहाँ पर हमने ट्राई हैलाइड PCl3 लिखा था। तो PCl3 की अभिक्रिया हमने यहाँ पर ROH के साथ, एल्कोहल के साथ करवाई थी। तो वहाँ पर हमने प्राप्त किया था RCl, तो यहाँ पर आ जाएगा RX प्लस वहाँ पर एक यौगिक प्राप्त होता है S3PO3 प्राप्त हुआ है। तो अगर हम यहाँ X की जगह Cl या Br ले लिया तो ये एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया को हम ऐसे लिख देंगे P4 प्लस अगर 6Cl2 = 4PCl3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर है अगर हम PCl3 है तो ROH प्लस PCl3 इसकी क्रिया होगी तो RCl प्लस S3PO3 ये बन जाएगा। तो सेम वही रिएक्शन इसके अंदर ये रहेगी। तो अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को योग करके लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये प्राप्त करना चाहें तो हमें यहाँ हेलोजन की जगह क्लोराइड या ब्रोमाइड ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड है ये इससे प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन विस्फोटक प्रकृति का होती है और आयोडीन है उस वो अभिक्रिया उसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण, ठोस रूप में होता है, क्रियाशीलता कम होने के कारण और अभिक्रिया उत्क्रमणीय भी होती है, इसलिए उसमें एल्किल आयोडाइड की लब्धि है, मात्रा है, प्राप्ति है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए हम इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पास किस तरह से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं इस चीज को नोटेट कर लेना। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देना, जो चीजें आपको बताई गई है इनमें कोई भी समस्याएं हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को लिखें ताकि हम उन समस्याओं को हम आपको जल्दी से जल्दी उनको हल कर सकें। और ये ध्यान दीजिए कि जो भी टॉपिक आपको बताए जाते हैं उन पर विशेष रूप से आपको इन पर ध्यान देते हुए उन रिएक्शनों पर भी ध्यान देना कि ये किस तरह से बनी है, किस तरह से इनके अंदर यौगिक बनते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी जाती है वो अपने नोटबुक में जरूर नोटेट करें। धन्यवाद।